नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स का आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जिसमें कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी फेयरवेल होता है तो उससे बहुत सारी जो लाइफ्स हैं वो इफेक्ट होती हैं। ठीक है, हमने एक पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंट्री में जो जीडीपी है उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था उसमें कि नियरली 50% जो लोग हैं इंडिया के वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। तभी तो जब पीछे गवर्नमेंट 3 लॉस लेके आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो उससे क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये लगा था कि ये जो लॉज हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, और गवर्नमेंट को वो बाद में लॉज जो थे वापस लेने पड़े थे। ठीक है, उनको कैंसिल करना पड़ा था फिलहाल के लिए। ठीक है, सो एग्रीकल्चर शुरू से ही है, ये नहीं कि आज के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही ऐसी है कि एग्रीकल्चर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्रीकल्चर चलती आ रही है और लोगों के जीवन को इफेक्ट करती आ रही है। हमने हिस्ट्री वाली सीरीज में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रागी होगी, वीट होगी, बहुत सारी तरह की फसलें उगा रहे थे। तभी तो वो रिवर्स के किनारे पर रहते थे ताकि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी रहे फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर कुछ और पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर या फिर बाकी जो सेक्टर हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे ज़्यादा परस्यू किए जाने वाला जो है एक ऑक्यूपेशन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। ग्रोस इनकम जो है उसमें जो इसका रोल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी 48.7%, नियरली 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो स्टार्टिंग में प्लान्स आए थे जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में, तो उसके बाद जब 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। 5 ईयर प्लान्स मतलब कि इंडिया में जो डेवलपमेंट लेके आनी है उसको 5 साल के प्लान्स में पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी कि ऐसे इस साल में 5 सालों में हमने ये डेवलप करना है। तो जो पहला प्लान था वो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक था, मतलब कि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई थी उस प्लान्स में। सभी प्लान्स में ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देती है फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्री की जो फूड की नीड्स होती हैं वो एग्रीकल्चर से ही पूर्णतः फिल होती हैं, इसलिए एग्रीकल्चर को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हम लोग अमेरिका से फूड्स को या वीट को इंपोर्ट करते थे, फिर क्या हुआ, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 के अराउंड, 65-66 के अराउंड, फिर हम धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए थे अपने फूड के लिए। ठीक है, हमें दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी एग्रीकल्चर को शुरू से ही, इसलिए आज हमारे पास खाने के लिए फूड तो है ही है, लेकिन हमारे पास इतना फूड स्टोर होता है कि अगर हमें चाहिए हो इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि कोविड के टाइम पे इमरजेंसी आ गई थी, तो हम सभी को एक्स्ट्रा फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास इतना फूड स्टोर होता है गवर्नमेंट के पास। तो ये गवर्नमेंट ने अगर एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी है तभी ये सब कुछ हो पाया है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को वो सभी चीज़ें दे रखी हैं जो ज़रूरी हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है जो फार्मर्स को चाहिए, जैसे कि एमएसपी को लीगलाइज करना, या फिर जो यूरिया हो गए, या फिर बाकी जो फर्टिलाइजर्स हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वो इतने एक्सपेंसिव हैं उनको चीप करना। उसके अलावा जो फसलें होती हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं उसके लिए इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं, ये आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा जो मैकेनाइजेशन है, जिसे गवर्नमेंट कहती है कि मैकेनाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का, मतलब कि मशीन्स
सभी फार्मर्स के पास हो ताकि एक अच्छी किस्म की खेती की जा सके, लेकिन मशीन इतनी महंगी हैं कि उसको फार्मर्स खरीद ही नहीं पाते। तो उनको चीप करना, उन पे सब्सिडी प्रोवाइड करनी, सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो स्कीम्स का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए उनको वो मशीनें कभी मिलती ही नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने विलेज के अंदर जो पंचायत है वहां पर पंचायत को मशीनें दे रखी हैं, जो किसान है वहां से मशीनें लाकर, जो भी इम्प्लीमेंट से लाकर वो अपनी छोटे किसान जो हैं वो खेती कर सकते हैं। लेकिन जो पंचायत के पास मशीनें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की होती हैं वो किसानों को मिलती नहीं, उसको पंचायत के जो खास लोग हैं वही, जो सरपंच के जो खास लोग हैं वही यूज करते रहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर मैं प्रॉब्लम में गिनाने लग जाऊंगा तो ये मुक्के खत्म ही नहीं होंगी कभी। ठीक है, लेकिन बेसिक जो हम कर रहे थे उस पे दोबारा हम आते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका कैसे सोल्यूशन होगा ये हम डिस्कस करेंगे कभी, फिर कभी किसी दिन। बट खैर अभी हम ये देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे आगे ये। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, या फिर जो भी लोग एम्प्लॉय है उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, उनको पेंशन मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा होता है, उसके अलावा उनको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ उनको पेंशन मिलती है एक रिटायर्ड एज के बाद, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया में और ओवरऑल अगर हम ग्लोब में देखें तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए इश्यूज को रेज किया जाता है डब्ल्यूटीओ में बहुत बार। आपको ही पता है एमएसपी का इशू भी हमारा जो है वो डब्ल्यूटीओ में जाता है कि गवर्नमेंट किसानों को एमएसपी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, क्योंकि लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम 2000 फार्मर की इनकम जो है 2022 तक डबल करने की बात की थी, लेकिन आपको पता ही है कि कितनी डबल हुई है या कम हुई है, ये हमें आप लोग अच्छे से वाकिफ हो इस चीज से। डबल तो होना दूर की बात है, किसानों को कई बार ऐसा होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे किसान ही गरीब होते हैं, सारे के सारे अमीर होते हैं, ऐसा नहीं होता ना। कुछ इंडस्ट्रीज हाई रैंक पे चलती हैं, कुछ लो रैंक पे चलती हैं, तो वैसे ही किसान अमीर भी होते हैं, किसान गरीब भी होते हैं, लेकिन मिडिल इनकम किसान बहुत ज्यादा हैं जिनके पास कम जमीन होती है बेचारों के पास, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है गुजारा करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 7 पॉइंट स्ट्रेटजी लॉन्च की थी 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। इसमें क्या कहा गया था? इरिगेशन पे फोकस किया गया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे कि स्प्रिंकल इरिगेशन हो गई। ठीक है, मतलब इरिगेशन के ऐसे मेथड यूज करना जिससे कि कम पानी के साथ ज्यादा क्रॉप को उगाया जा सके। ठीक है, क्वालिटी सीड्स दिए जाएंगे फार्मर्स को। अब वही बात फिर आ जाएगी, यहाँ पर आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है। क्वालिटी सीड्स बहुत महंगे होते हैं, अब उनको परचेज करना जो मिडिल इनकम फार्मर्स है उनके लिए मुश्किल है। या तो आप उस पर सब्सिडी दो, उनको सस्ते रेट प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, अब कुछ, अब जैसे कि ये कह रहे हैं क्वालिटी सीड्स, कुछ अब वीट का सीजन आएगा, अभी अभी पैडी का सीजन चल रहा है, अभी जीरी का सीजन चल रहा है, आगे जाकर वीट का सीजन आएगा। अब वीट की कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो जिनका जो 40 केजी के आसपास जो है वो 2500 के आसपास मिलती है, मतलब 2500 की जो है आपको 40 केजी की एक पैकेट मिलेगा। ठीक है, अब ये है हाई क्वालिटी। ठीक है, और जो दूसरे वाले हैं वो कितने मिल रहे हैं हमें? वो 900 में मिल रहे हैं आपको 40 केजी से। अब मिडिल इनकम जो किसान है वो इसको ही परचेज कर पाता है, अगर वो इसको करेगा उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, होगी ना दिक्कत। अब गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह देती है कि हम फार्मर्स को 2000 प्रोवाइड कर रहे हैं हर 4 महीने बाद, मतलब कि 2000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार ये दोबारा 6000 किसान को दिए जाते हैं एक साल में। अब 4 महीने बाद 2000 रुपये आए हैं, मान लो एक किसान के पास 2 किले हैं, अब 2000 में तो उसके पास 2500 का तो बीज 40 किलो, 1 किले में 40 किलो पड़ेगा, तो उसके पास तो 2000 में तो 1 किले का बीज भी नहीं आएगा ना, सीड्स ही नहीं ले पाएगा वो। तो सीड्स प्रोवाइड करना के लिए उसको सब्सिडी देनी बहुत जरूरी है किसानों को। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन्स टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर इंडिया में कि हमारे पास कोल्ड चेन्स नहीं है। ये आपको मैं अगर बताऊं कोल्ड चेन मीन्स क्या होगा, मैं स्लाइड लेता हूँ।
इसमें कर लेते हैं हम लोग, या इसमें कर लेते हैं हम लोग। कोल्ड चेन क्या होता है? मान लो कि जैसे कि किसी एक फार्मर ने क्या किया, फ्रूट्स की खेती कर ली। फ्रूट्स तो यहाँ पर खैर कम है, वेजिटेबल लगा लेते हैं हम लोग पंजाब हरियाणा में। वेजिटेबल की खेती कर ली। अब वेजिटेबल कैसी आइटम्स हैं? पेरिसेबल आइटम्स हैं कि वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। उनका एक टाइम पीरियड होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में कोल्ड चेन बनी होती है। कोल्ड चेन के स्टोरेज बने होते हैं, मतलब कि एक ऐसा मान लो प्लेस है जहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल खराब ना हो। ये वहां पर बहुत ज्यादा है कोल्ड चेन्स इन द फॉरेन कंट्रीज, इंडिया में है ही नहीं। अब कोल्ड चेन आपको कहाँ पर चाहिए? अब फार्मर्स कहाँ पर होते हैं? विलेज के अंदर। कोल्ड चेन कहाँ पे चाहिए? विलेज के अंदर। लेकिन आपको लगता है, आपने देखा है कहीं विलेज के अंदर कोल्ड चेन मिलेंगे आपको? नहीं, वो शहरों के अंदर है। अब फार्मर शहर के अंदर पहले तो कोल्ड चेन के लिए अपनी क्रॉप को लेकर जाएगा, अच्छा जी, फिर वो वहां पर रखेगा उसको, क्योंकि आपको पता है कोल्ड चेन फ्री तो रखते नहीं है वो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर बाद में फिर जाएगा उसको बेचने के लिए। इतना टाइम वो अपनी फसल संभालेगा, यहाँ पर फसल को दोबारा दोबारा देखता फिरेगा। तो ये जो कोल्ड चेन है ये विलेज के अंदर होनी चाहिए। और जो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ कि शहरों के अंदर भी इतनी नहीं है कि वो खाली पड़ी हैं, तभी तो वो इतना महंगा रखते हैं वहां पर कोल्ड चेन के अंदर चीजों को। अगर ये कोल्ड चेन्स वहां पर ज्यादा होंगी तो ही उनको चीप रेट्स में वहां पर चीजों को रखना मिलेगा ना। अब कोल्ड चेन कम है, मतलब कम स्टोरेज है, तो वहां पर कुछ ही किसान रख पाते हैं अपनी चीजों को। यार फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रमोटिंग वैल्यू एडिशन थ्रू फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, मतलब कि किसी चीज से कोई दूसरी चीज को तैयार किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल फार्म मार्केट रिमूविंग डिस्टोर्शंस एंड ई प्लेटफॉर्म। एक फार्म मार्केट बनाया जाए जिसपे जो किसान है अपनी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको बेच सकें। मिटिगेटिंग रिस्क एट अफोर्डेबल कॉस्ट थ्रू सुटेबल काइंड ऑफ फार्म इंश्योरेंस। ये तो इतनी बुरा हाल है ना, अब गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की होती हैं, स्टेट्स के अंदर भी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगा लो आप लोग। ये पता क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा जाता है कि हम, सच चाहिए, 2 रुपए में इंश्योरेंस कर रहे हैं, 5 रुपए में कर रहे हैं, कर तो रहे हो, ठीक है, कर दिया आपने इंश्योरेंस। दिक्कत क्या होगी जब मान लो किसी एक पर्सन की क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय होगी, रेन के थ्रू ला लो, रेन के कारण लगा लो, या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ गई मान लो। अब उसको ये प्रूव करने में इतना तंग कर देते हैं कि वो बेचारा सोचता है कि यार मैं सब्सिडी ही रहने देता हूँ, मैं अपनी अगली फसल उगा लेता हूँ। मतलब उसको सब्सिडी देने के लिए इतना तंग किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, प्रूव करो कि आपकी फसल, आप इस प्रोसीजर को नॉर्मल करो ना। आप इस प्रोसीजर को इतना नॉर्मल कर दो कि अगर किसी पर्सन की फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है रेन के द्वारा या फिर हेल्स के द्वारा, किसी चीज के द्वारा भी, तो आप उसको ये सिंपल कर दो कि आप इस की फोटो लेकर आओ और पंचायत का जो कोई मेंबर है या फिर जो सरपंच है उससे कहलवा दो कि हाँ ये सच है, ये डिस्ट्रॉय हुई है, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इंश्योरेंस कहना और इंश्योरेंस देना दोनों में फर्क होता है। सेवंथ पॉइंट है प्रमोटिंग एंसिलरी एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड फिशरीज। अब इनके बारे में हम क्या बोलें, ठीक है, ये वही बात, इनमें भी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पोल्ट्री फार्म में, बी कीपिंग में, फिशरीज में, आपको ही पता है। अब पोल्ट्री में लगा लो आप लोग, पोल्ट्री फार्म में क्या दिक्कत होती है, काफी सारी बीमारियां आ जाती हैं, डिसीज आ जाती है, इसके कारण जो हैंस होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसी डिसीज के लिए प्रिवेंशन, ऐसी डिसीज के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नए क्योर, उनको क्योर करने के लिए जो नई नई सोल्यूशंस तैयार करना ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम पोल्ट्री में आए ही ना। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने ये पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स दिए थे कि फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए विद ट्रू हार्ट स्पिरिट, की मतलब दिल से उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी चलेगा ना वो। तो खैर ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हमने। अभी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जैसे ही हम जो बाकी टॉपिक डिस्कस करते हैं उनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब है क्या, मैं पहले सोच रहा हूँ कि एक बार हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम इशूज उठाया करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इशू उठा लिया, या फिर ट्रेड का इशू उठा लिया, या फिर कोई और टेक्सटाइल सेक्टर का इशू उठा लिया, फॉरेन का इशू उठा लिया। फिर हम उसको इशूज को डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनमें, कैसे उनका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक बार सिलेबस सा कंप्लीट कर दें हम, ताकि पेपर और एग्जाम में जो भी आपके आ रहा है वो आप उसको थोड़ा सा हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और
बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।